आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना मीटर, वो हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व में 1,52,22,942 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,20,306 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 91,38,740 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। अगर भारत की बात करें तो लगातार 40,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 के आसपास संक्रमितों का संख्या बढ़ा है। ऐसे में बढ़ता हुआ 11,95,654 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 7,52,000 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं 28,781 लोगों की जान भी जा चुकी है इस कोरोना वायरस से। 4,13,881 अब भारत में एक्टिव केस शेष रह गए हैं। लगातार आंकड़े पूरे भारत में बढ़ता हुआ, खतरा उतना ही है, इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, एक दिन में यानी एक दिन पूरे बिहार का जो आंकड़ा है वो पीछे चल रहा है। 20 और 21 तारीख का जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार में कुल 1500 से भी ज्यादा नए केस पाए गए हैं और इस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ 30,000 से भी पार पहुंच चुका है। 30,066 अब तक जो कोरोना वायरस के से जो चपेट में आए हैं, 30,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं ठीक 17,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। मौत अगर कहें तो 200 के पार मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। काफी डरावना तस्वीर आ रही है बिहार से, जहां लगातार 1000 की संख्या में आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में भी 1,000 के पार पहुंच चुका है कोरोना के मरीज और ऐसे में 700 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। 20 और 21 तारीख के आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार 41 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 41 2 दिन का, यूं कहें कि आज का जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन 20 और 21 तारीख का जो रिपोर्ट है पटना से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो जारी किया जाता है उसमें 41 कटिहार के नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि टूनेट और रैपिड किट के माध्यम से जो जांच की जाती है उसे अगर छोड़ दिया जाए तो 41 नए कोरोना पॉजिटिव केस कटिहार में पाए गए हैं, जिसे आप कंफर्म कह सकते हैं। टूनेट और पटना के रिपोर्ट को जोड़ दिया जाए तो 1,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस कटिहार में हैं, जबकि एक्टिव केस 700 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। 300 से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हैं। हालांकि कटिहार के जिला पदाधिकारी लगातार बता रहे हैं कि जो ज्यादा गंभीर रूप से संक्रमित हैं वो आइसोलेट हैं और बाकी लोग होम आइसोलेट में हैं। तो ऐसे में आपको ज्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर अवश्य निकलें। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कटिहार में भी अब लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
और हम आपको बता दें कि कटिहार में 41, 20 और 21 तारीख का जो रिपोर्ट है, जो पटना आईसीएमआर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो जारी किया गया है, उसमें 41 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अब जो लाइव देख रहे हैं या टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कृपया यह न पूछें कि यह 41 केस किन किन जगहों से पाए गए हैं, क्योंकि डेटा किसी भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। हम लोगों के भी द्वारा लगातार प्रयास की जाती है कि ये कम से कम दर्शा दिया जाए कि किन क्षेत्रों में केस पाए गए हैं, लेकिन मिलना असंभव है। चलिए, विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार जो कोरोना का रफ्तार है कटिहार में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी तो लगातार कटिहार में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि हमारे जिले में भी जो संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अब हमारे जिले में अगर ट्यूनेट और पटना से मिलने वाले जो जांच के दोनों आंकड़े को मिला दिया जाए तो कटिहार जिले में कुल 1000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित अब तक पाए जा चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कटिहार जिले में जो संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, तो वैसे में संक्रमितों के संख्या में इजाफा के बाद रिकवर करने वालों की भी जो लगातार संख्या है उसमें भी इजाफा हो रही है। अगर दोनों मिलने वाले आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 700 से अधिक लोग रिकवर कर चुके हैं और जिले में अभी फिलहाल 300 के आसपास लोग संक्रमित हैं और उन लोगों का बाकायदा लोग आइसोलेशन में हैं। और जो लोग सघन रूप से अगर बात करें तो फिलहाल जो 20 और 21 तारीख के जो जांच के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो कटिहार जिले में कुल 41 लोग संक्रमित हैं, जो इन 2 दिनों के आंकड़े के हिसाब से अगर पता चल रहा है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात जो प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग या केबीसी के माध्यम से लगातार लोगों से अपील की जा रही है, तो लोगों को उन एहतियाती कदमों को अमल में लाना चाहिए। हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर या तो हाथ धोएं, न तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और खास करके आपस में अगर घर से आप बाहर भी निकलते हैं या घर में भी रहते हैं तो सोशल डिस्टेंस बना के रखें। इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में कह सकते हैं कि जो प्रशासन की ओर से लॉकडाउन पार्ट 2 लिया गया है, तो ऐसे में अगर लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क और लगातार हाथ धोते हैं या सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो कोरोना की चेन को तोड़ने में हम और हमारा जिला जल्द से जल्द कामयाब हो जाएंगे। की तरफ कि जो डेटा है कि किन किन जगहों पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो नहीं मिल पाता है। काफी मशक्कत के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हम कर पाते हैं, दर्शकों को यह नहीं बता पाते हैं कि आखिरकार जो केस पाए जा रहे हैं किन क्षेत्रों के हैं। नाम बताना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, उनका जगह तो बता ही जा सकता है, लेकिन ये डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे कि लोग घबराए रहते हैं कि किन क्षेत्रों में है, कहां पे मिल रहा है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था है? देखिए, जिलाधिकारी के माध्यम से पिछले 1-2 दिनों के अंदर लगातार सदर अस्पताल के जो संक्रमित लोग थे, ऐसी जानकारी जब उन्हें पता चला तो उन्होंने खुद से कटिहार सदर अस्पताल में यूनिट के द्वारा जहाँ जांच किया जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया। उसके बाद पता चला कि नहीं, जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा होते थे, फिलहाल अभी कह सकते हैं कि पूरे सदर अस्पताल परिसर को एक कंटेनमेंट रूप में तब्दील कर दिया गया है। और जो बेवजह उस जगह पे आते हैं वैसे लोगों को बाकायदा प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि जो अभी कंटेनमेंट एरिया है, सदर अस्पताल का जो एरिया है वो कंटेनमेंट एरिया के रूप में है और लगातार सदर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो डाटा पहले उन कर्मचारियों के मौजूदगी से जो डाटा सरलता से मीडिया को मिल जाया करता था या हम तक पहुंच जाया करता था, क्योंकि अभी कई कर्मचारी हैं जो संक्रमित हो गए हैं, जो लगातार मीडिया को इस बात की सूचना प्रदान करते थे कि किन क्षेत्रों से ये जो संक्रमित का आंकड़ा आया है, ये किन किन क्षेत्रों से है। तो ऐसे में हमारे सूत्र भी टूट गए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनके भी जो है मैनुअल हैंड है वो भी कुछ कम हो गए हैं। इसीलिए यही कारण है कि हम लोग स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं बता पा रहे हैं या प्रशासन नहीं बता पा रही है कि किन क्षेत्र के संक्रमित फिलहाल आज के दिन मिले हैं।
अगर समय रहते जो लोग संक्रमित हुए हैं वो अगर रिकवर होते हैं तो जैसे पूर्व की भांति ये आंकड़ा हम लोग लगातार प्रदर्शित कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को, तो पूर्व की भांति फिर से हम लोग बता पाएंगे। जल्द से जल्द जो लोग संक्रमित हुए हैं अस्पताल के कर्मचारी वो अगर ठीक होकर वापस काम पर लौटते हैं तब। चलिए विनय झा, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे कि सदर अस्पताल के कई कर्मचारी संक्रमित हैं, इसकी वजह से हम आप तक डेटा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें कि खतरा अभी कोरोना से टला नहीं है, लॉकडाउन किया जरूर गया है, लेकिन ऐसे में आपको बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, तभी आप इस खतरे से निपट सकते हैं, बच सकते हैं और संक्रमित होने से भी लोगों को बचा सकते हैं। ऐसे में घर से आप जब भी निकले मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और जो लॉकडाउन का नियम कानून जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसका पूरी तरीके से पालन करने, तभी आप जो स्थिति है पूरे बिहार की एक भयावह स्थिति है, ऐसे में आपको बचना है तो सरकार के दिए गए गाइडलाइन के अनुसार ही चलें। सरकार हमेशा लोगों के सुरक्षा के लिए ही कोई नियम और कानून को बनाया जाता है। ऐसे में आप केबीसी महापरिवार की ओर से भी आपसे लगातार अपील की जाती है कि आप इस आपदा के घड़ी में, महामारी की घड़ी में, कोरोना जैसे भयावह स्थिति में आप घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। एक और बाढ़ का कहर है, दूसरी तरफ कोरोना का कहर है और ऐसे में बाढ़ भी अब बिहार के कई जिले चपेट में आ चुके हैं। हम सीधे आपको बराड़ी लिए चलते हैं जहां कई घरों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो जलस्तर में लगातार वृद्धि भी हो रही है। हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी तरुण, बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है और मौसम विभाग की ओर से भी लगातार हाई अलर्ट किए हुए है कि भारी बरसात और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी 24 तारीख तक। तो ऐसे में इस वक्त बाढ़ के क्या स्थिति है बराड़ी प्रखंड में? जी तरुण, जिस तरह से कि कोरोना का प्रचार प्रसार हो रहा था तो लोग भयभीत थे कोरोना से, लेकिन अब जो हालात और स्थिति जो आ गया है उसका इतना परिणाम दिख रहा है कि खराब होगा। एक तरफ कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ जो है दस्तक आंगन तक जो है पानी आ गया है। गांव तक, कई गांव में जो है पानी घुसना, गंगा का और बूढ़ी गंडक का जो है काली कोसी का मतलब पानी घुसना शुरू हो गया है। अब ऐसे में लोग, छोटे छोटे बच्चे का तबीयत खराब होता है तो वे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सामने उसका छोटा बच्चा है, वो भूल जाते हैं कि हमको मास्क भी लगाना है। कमर भर पानी में किसी तरह से बच्चे को डॉक्टर से दिखाने के लिए लोग आना जाना करते हैं। वहीं सरकारी नाव जो पूर्व में दिया गया है, तो क्या प्रशासन की ओर से क्या इंतजामात किए गए हैं? आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप दिखाना चाह रहे हैं कि लोग पैदल पानी से, यूं क्या है, बाढ़ का पानी है या फिर बरसात का पानी है, लोग इस पार उस पार हो रहे हैं? अजय जी, बाढ़ का पानी है। गंगा नदी का जो तेज से जो पानी जो बढ़ रहा है उसी का परिणाम है, जो कि 3-4 पंचायत में जो रिवर साइड है, बांध के अंदर साइड है, उसमें जो है एक अचानक पानी भरना शुरू हुआ तेज से और गांव में जो है पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया। कहीं पे रोड टूटा हुआ है, लोग पुल पुलिया का मांग कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि नेता लोग आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। जी सर, चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। बराड़ी में भी जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है और लोग पानी में चलकर इस पार उस पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से भी बाढ़ को देखते हुए, बाढ़ के हालात को देखते हुए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब चलिए आपको मनिहारी में भी लिए चलते हैं जहां कई घरों में पानी घुस चुका है। हालांकि बाढ़ और बरसात दोनों एक साथ चल रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मनिहारी का हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बरसात का पानी
है या फिर बाढ़ का पानी है। ज्यादा जानकारी के लिए मिट्ठू से हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के हालात हैं। मनिहारी के कई ऐसे गांव हैं जहां लगातार हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है, तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जल जमाव की स्थिति जरूर है। हमारे संवाददाता इस वक्त मिट्ठू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिट्ठू, आपने वो तस्वीर भेजी है, वो वीडियो की जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बरसात का पानी है या फिर बाढ़ का? ये जैसा कि आपको हम नवाबगंज से मनताई जाने वाले रूट की एक तस्वीर दिखा रहे थे। बोलिया के शरीफ टोला में जो कि पानी का जल जमाव जो है, बरसात का पानी का पूरा जल जमाव है। ना इसमें कोई वरीय अधिकारी ध्यान दे रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। ऐसे में आने जाने वाले को जो राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही है। मिट्ठू, बाढ़ की क्या स्थिति है? क्या जल स्तर में वृद्धि पाई गई है या फिर और गांव में भी बाढ़ का पानी घुसा है? बाढ़ की जहां तक बात हो तो बाढ़ की स्थिति जो है गांव के गिने चुने हुए गांव के में जो है प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी बाढ़ की जो है गति जो है धीमी है, गति बढ़ी नहीं है। चलिए मिट्ठू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्ठू जानकारी दे रहे थे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, बरसात के वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। न सड़क है, न आने जाने का कोई ठोस व्यवस्था है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं। पूरे बिहार में इन दिनों बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो अररिया, किशनगंज, कटिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ हर वर्ष आना तय है। ऐसे में अररिया में भी कई ऐसे जगह हैं जहां बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव डूब भी गए हैं। लेकिन ऐसे में रेल प्रशासन की ओर से ट्रेन को चलाने को लेकर क्या तैयारी है, वो हम आपको सुनवाएंगे। जो हमारे साथ होंगे सुबनन चंदू सीपीआरओ हैं, उनसे बात किया गया है हमारे संवाददाता यशस्वी अग्रवाल के द्वारा कि इस वक्त जो बाढ़ के हालात हैं, क्या ट्रेन चलेगी? क्योंकि कटिहार से जोगबनी के बीच में अररिया पूर्णिया का परिचालन होता है और ऐसे में अररिया में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और बाढ़ आ भी गया है। इधर अगर मनिहारी की बात करें तो मनिहारी में भी कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन की ओर से, रेल प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है, वो हम सीपीआरओ हमारे साथ और हमारे संवाददाता यशस्वी अग्रवाल से उन्होंने बात किया, वो आपको हम सुनवाते हैं। सर, देखा जाएगा सीमांचल का एरिया कटिहार, जोगबनी, मनिहारी, किशनगंज हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में रेल प्रशासन द्वारा क्या एहतियात हम बरत रहे हैं? देखिए, हर साल बारिश के मौसम से पहले रेलवे द्वारा इंतजाम किया जाता है कि बारिश के दौरान ट्रैफिक इफेक्ट ना हो और हमारा रेल जो है वो चलता रहे। इस साल भी वैसे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। इसमें इनमें से कुछ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे ब्रिजेस रहते हैं, ब्रिजेस के जो हम इसको वाटरवे कहते हैं, मतलब ब्रिज में जहाँ से पानी क्रॉस करता है या गुजरता है, उसको हर साल बारिश से पहले साफ किया जाता है ताकि उसमें पानी का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, पानी आराम से निकल सके। ये हुआ पहला स्टेप। फिर उसके बावजूद कई बार क्या होता है कि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी है, कि रेन कट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है पेट्रोलमैन तैनात करते हैं, जो पूरे सेक्शन में घूम के सेक्शन को देखता रहता है। अगर कोई भी ऐसा परिस्थिति आए तो वो तुरंत जो है अपने अधिकारियों को सूचित करता है एक्शन लेने के लिए। और जो ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे स्टेशनरी वॉचमैन भी दिया जाता है। वहाँ पे वो आदमी वहीं पे रहता है और देखता रहता है कि सिचुएशन क्या है, ताकि जो भी एक्शन लेना हो वो हम लोग ले सकें। जी जी। और उसके ऊपर उसके अलावा हम लोग जो है बोल्डर्स, सैंड शिंगल्स, ये सब जगह जगह पे जमा करके रखते हैं
कुछ वैगन्स में भी लोड करके रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बारिश हो और ब्रीच हो जाए, कहीं पे कटाव हो जाए रेलवे ट्रैक पे, तो तुरंत ये सामान जो है वहाँ पे मोबिलाइज किया जा सके, वहाँ पे लेके जाया जा सके और उसको तुरंत अटेंड किया जा सके। वर्तमान में सर क्या स्थिति है सर? वर्तमान में अभी तक तो स्थिति ठीक है, डेंजर लेवल से ऊपर पानी बह नहीं रहा है, लेकिन हम लोग उसको जो है देखते रहते हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ भी हम लोगों का टाई अप रहता है। वो लोग भी हमें फोरकास्ट देते रहते हैं कि बारिश कब होगा, कितना होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अभी तक स्थिति ठीक है, अभी तक डेंजर लेवल के ऊपर पानी नहीं गया है, लेकिन कुछ भी अगर हो तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। सर रेल परिचालन की बात करें तो क्या आगामी 12 अगस्त के बाद पुनः रेल परिचालन बहाल होगी, जो अतिरिक्त जो रद्द की हुई थी पूर्व से? देखिए अभी तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये डिसीजन रेलवे मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनको मिलके लेना है। तो ये डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है। मुझे लगता है कि कोविड का सिचुएशन आगे दिनों में कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करके ये डिसीजन सेंटर से लिया जाएगा और तभी हम लोग कुछ जान पाएंगे इसके बारे में। सर आसाम में लॉकडाउन है, उससे रेल परिचालन पे कोई बाधित नहीं हुआ हो या इस तरह के कोई परिचालन संबंधित कोई जानकारी सर? जी, लॉकडाउन देखिए पिछले संडे तक गुवाहाटी और कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन था, अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन है। उसके चलते जो स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं उसके परिचालन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, वो चल रहा है। सिर्फ एक ट्रेन जो आसाम के बीच में ही चलता था, जनशताब्दी एक्सप्रेस गुवाहाटी से जोरहाट तक, उसको कैंसिल किया गया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे बैन लगा रखा है, इसलिए उसको जो है कैंसिल किया गया है। बाकी सारी ट्रेनें चल रही हैं। कटिहार की बात करें तो महानंदा एक्सप्रेस कटिहार से परिचालित हो रही है जी। तो सर ये बंगाल गवर्नमेंट ट्रेन नहीं ले रही है, तो इस जी क्या प्रतिक्रिया सर की? देखिए ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रेन को वेस्ट बंगाल में नहीं लाया जाए, तो उसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में रेलवे ने ये डिसीजन लिया है कि ये ट्रेन कटिहार से चल के आगे तक दिल्ली की तरफ चलेगी और वेस्ट बंगाल में ये अब फिलहाल नहीं चल रहा है। बिल्कुल सर, और क्या लोकल लेवल पे कुछ ट्रेनें चलाने की योजना है सर? देखिए ये लोकल लेवल पे डिसाइड नहीं होगा, ये सेंटर से ही डिसाइड होगा और इस पे स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि उसके राज्य में लोकल ट्रेन चले तभी ट्रेन चलेगा, तो ऐसा कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। तो आप सुन रहे थे सीपीआरओ मालीगांव के कि किसी भी परिस्थिति में बाढ़ के हालात को देखते हुए पूरी तरीके से रेल प्रशासन अलर्ट मोड में है और ऐसे में हर स्थिति को भांपते हुए रेल का परिचालन बदस्तूर जारी रहेगी। तो ये आप सुन रहे थे सीपीआरओ मालीगांव जो पूरी जानकारी आपको दे रहे थे कि किस हालात में ट्रेन को रोका जाएगा और किस हालात में ट्रेन चलेगी। इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि बाढ़ का खतरा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी रेल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हर तैयारी पहले ही से रेल प्रशासन के द्वारा कर ली गई है और ऐसे में अगर बाढ़ का खतरा और बाढ़ का संभावना बनता है तो रेल प्रशासन सोचेगी कि करना क्या है, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई बातें नहीं है। रेल पहले की तरह जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए, उसी गाइडलाइन के आलोक में ट्रेन का परिचालन लगातार जारी रहेगी। इस कोविड-19 से आपको अगर बचना है, कोरोना से अगर बचना है, तो एक बार फिर से केबीसी महापरिवार की ओर से आपसे अपील किया जाता है कि आप घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर अवश्य निकलें, तभी आप इस कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। बिहार में भी कोरोना बिल्कुल बेकाबू है, रफ्तार 1000 से भी ज्यादा प्रत्येक दिन का है और ऐसे में प्रत्येक जिले में हर रोज कुछ न कुछ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कौन किसके संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे,
इस बात का डिटेल, इस बात का ज्ञान या सत्यापित कोई नहीं कर सकता है, और ना ही इस बात का ट्रेस लगाना मुश्किल है कि कोरोना किसके संपर्क में आने से हुआ है। इसीलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ ही घर से बाहर निकलें और कोरोना से बचे रहें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।